हेलो एवरीवन। अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ा था उसमें ये था कि जो जियोमॉर्फोलॉजी के जो कुछ कॉन्सेप्ट थे उनको क्लियर किया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट आता है हमारा 6 पॉइंट, जिसमें हम आता है कि भूतल पर विभिन्न अपरदन कारक कार्यक्रम, यानी भूतल पर विभिन्न अपरदन कारक। अब विभिन्न अपरदन कारक में अगर बात करें तो हर एक अपरदन की एक क्रमिक अवस्था होती है, यानी कि सबका एक क्रम होता है, क्रमिक अवस्थाएं होती हैं। किसकी होती है क्रमिक अवस्था? अपरदन की। ठीक है, यानी ये सब चीज़ें अपरदन की। अभी मैं पिछले वीडियो में जो मैंने नेट के बारे में नहीं बताया कि क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं इसमें बताऊंगी। ठीक है, और क्रमिक अवस्था होती है और प्रत्येक अवस्था का अपना लक्षण होता है। अपना लक्षण होता है किसका? प्रत्येक अवस्था का। हर एक अवस्था के लक्षण को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये किस तरह के क्रम में आती है। अगर मैं सिंपल बात करूं, अगर हम नदियों के बारे में बात करें, मैं एक डायग्राम समझाती हूँ कि नदियाँ कहाँ से आती हैं? पहाड़ों से आती हैं। जब पहाड़ों से आती हैं तो ढाल तीव्र होता है, जिस कारण से ये तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, तो जब इसको बोलते हैं युवावस्था। ठीक है, अब हमें एक दिख रहा है कि ये गहराई में काट रही हैं और तीव्र गति से प्रवाहित होती है, इसलिए यह अवस्था है। मैदानों में ये धीमी गति से, युवावस्था से धीमी गति से चलती हैं। अब धीमी गति से चलती हैं तो इनका जो अपरदन है वो भी धीमा होता है, और ये गहराई की जगह थोड़ा दृष्टिहीन चौड़ाई में काटने लगती हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि प्रौढ़ावस्था है। ठीक है, और जब समुद्र में गिरती हैं उससे पहले इनका ढाल बहुत तीव्र हो जाता है, मंद हो जाता है, और अपरदन बिल्कुल अपरदन होता ही नहीं है, तो हम इस अवस्था को बोलते हैं वृद्धावस्था। अपरदन नहीं, तो ये कौन सी अवस्था है? वृद्धावस्था। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम देखें तो पूरे क्षेत्र में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, यानी पहाड़ों से निकलने से समुद्र में गिरने तक की अवस्थाओं को हम इसमें सम्मिलित करते हैं, और हम हर एक अवस्था को देख के बता सकते हैं कि कौन सी अवस्था से ये गुजर रही है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं कि विभिन्न अपरदन कारक कार्य करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें आता है कि अब तक जो जितनी भी स्थलाकृतियां हैं उसमें बहुत कम स्थलाकृति ऐसी हैं, बहुत कम स्थलाकृति प्राचीन हैं और अधिक स्थलाकृतियां नवीन हैं। यानी अगर हम बात करें तो जो प्राचीन है, यानी जो हमारी युगों में, हम नेक्स्ट शायद वीडियो बनाऊंगी, मैं नेक्स्ट थोड़े दिन बाद बनाऊंगी युगों के बारे में, तो बहुत कम स्थलाकृतियां जो हैं किस युग की हैं? टर्शरी युग की। सबसे प्राचीन युग में आर्कियन युग आता है, इसके बाद टर्शरी युग। तो जो टर्शरी युग की चट्टानें बहुत कम हैं, और सबसे अधिक चट्टानें किसकी पाई जाती हैं? प्लीस्टोसीन युग की। तो अगर हम बात करें टर्सरी यानी कि प्राचीन समय की चट्टानें बहुत कम हैं, और प्लीस्टोसिन यानी कि नवीन युग की चट्टानें, क्योंकि प्लीस्टोसिन आधुनिक युग में को माना जाता है, और इस समय पर नवीन चट्टानें सबसे अधिक पाई जाती हैं। तो ये चीज़ भी बताता है कि हमारी पृथ्वी पर अधिकांश चट्टानें नवीनतम हैं, प्राचीनतम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। इसमें आता है भू वैज्ञानिक और जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रभाव। भू वैज्ञानिक और जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रभाव। अब विभिन्न प्रभाग में क्या आता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्लीस्टोसिन नवीन युग है। इसी तरह से इसी प्लीस्टोसिन युग में हिमयुग आए थे। ठीक है,
तो प्लीस्टोसिन युग में क्या आया था, हिमयुग आए थे। हिमयुग में बात करूं तो मैंने शायद पहली वीडियो में ही बता चुकी हूं कि वर्तमान समय में अब तक वैसे तो बहुत बार हिमयुग आए हैं, लेकिन नवीनतम यानी कि प्लीस्टोसिन आधुनिक युग में 4 हिमयुग आ चुके हैं। यानी 4 बार जो जलवायु में इतने अधिक परिवर्तन आए कि टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया, जिस कारण से जलवायु परिवर्तन बहुत अधिक रहे। ठीक है। और भूवैज्ञानिक की अगर बात करें तो इसमें आता है पटल विरूपण, यानी पटल विरूपण। इसको हम, जैसे मैंने अभी बताया था कि क्या होती है, आकस्मिक संरचना निर्माण होते हैं, यानी आकस्मिक घटनाएं घटती हैं, आकस्मिक घटनाएं घटती हैं। ठीक है। और आकस्मिक घटनाएं घटने के कारण जो पटल विरूपण है वो निर्माण होते हैं, जो भूवैज्ञानिक का होते हैं, और जलवायु परिवर्तन से इनका निर्माण होता है। अगर मैं पटल विरूपण की बात करूं तो पटल विरूपण में जैसे प्लेटों में खिसकाव हुआ, प्लेटों का मूवमेंट हुआ था, तो प्लेटों के खिसकाव लिखना था हिंदी में, प्लेटों का खिसकाव हुआ, जिससे किसका निर्माण हुआ, रॉकी एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। ये किस कारण से हुआ, पटल विरूपण। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जलवायु मूल्यांकन आवश्यक। अगर हम नेक्स्ट बात करें जियोमॉर्फोलॉजी में, तो जलवायु का भी महत्व होता है और इसका भी मूल्यांकन किया जाता है कि किस तरह का जलवायु परिवर्तन हुआ है। जैसे मैंने ये बताया कि आधुनिक युग में प्लीस्टोसिन युग में जो है हिमयुग आए। अब हिमयुग आने से भू आकृतिक संरचना में बहुत अधिक चेंजेस आए, तो वो चेंजेस क्या आए, इन सब का भी मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जलवायु मूल्यांकन तो आवश्यक है ही, साथ में ऐतिहासिक मूल्यांकन भी आवश्यक, ऐतिहासिक मूल्यांकन आवश्यक। ठीक है। और अगर ऐतिहासिक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, कि वर्तमान में जो भूदृश्य हैं वो भूतकाल के पराक्रम का प्रभाव है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो वर्तमान में हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, वर्तमान के जो भूदृश्य हैं, यानी जो हमें दिखाई दे रहा है, वो किस पे निर्भर करता है, पूरी तरह से भूतकाल के क्रम पर, कि प्राचीन समय में क्या हुआ, भूतकाल के क्रम पर निर्भर करता है कि प्राचीन समय में क्या हुआ। तो ये कुछ जियोमॉर्फोलॉजी की कॉन्सेप्ट हैं, संकल्पनाएं, जिसको नोथार्नबरी ने सबसे पहले दिया था। अब मैं बात करती हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया नहीं था कि नेट में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है और नेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ आती है कि ये जो संकल्पना है, जो एक रूपतावाद, पहले भी वीडियो में बता चुके, एक रूपतावाद किसने दिया, हटन ने दिया। और इसके जो जॉन प्लेफेयर हैं, ये एक जो हटन के शिष्य थे। तो हटन जो है किसके शिष्य हैं, ये आवश्यक हो जाता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हटन के विचारों को वैज्ञानिक स्वरूप दिया, ये जरूरी है। किसके विचारों को स्वरूप दिया था, हटन के विचारों का वैज्ञानिक स्वरूप किसने दिया, जॉन प्लेफेयर ने। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जलवायु पर जो किस तरह के क्रम पाए जाते हैं। हमारे नेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस आते हैं और कथन और विचारों को मिलाया जाता है कि कहाँ आपस में विचार मिल रहे हैं जो कहा जा रहा है। तो कथन 1 कथन 2 के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आता है, तो ध्यान रखना कि जलवायु परिवर्तन, अपरदन प्रक्रम, सब तीव्रता में अंतर होता है, चट्टानी संरचनाएं कैसी होती है, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह का क्वेश्चन आता है कि ब्राउन महोदय की चट्टानें जो हैं किस तरह के क्रम में होती हैं। ठीक है। इसमें और जो इम्पोर्टेंट है वो बहिर्जात बल क्या होता है, अंतर्जात बल क्या होता है, ये टॉपिक मैं अलग से बताऊंगी ही साथ के साथ। और अगर हम बात करें अब तक जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें जो हर वर्ग जो इन्होंने स्थल रूपा के 5 वर्ग बताए हैं, इसमें से क्वेश्चन नेट में आया हुआ है कि कौन कौन सी संरचनाएं बताई हैं। ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो ये भी आ चुका है कि हिमयुग कब आए, तो जैसे मैंने कहा कि प्लीस्टोसिन युग में हिमयुग आए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब कितने हिमयुग आ चुके हैं, आधुनिक समय में 4 हिमयुग आ गए हैं। अगर मैं नाम बताऊं तो देखो, गुंज,
मिंडर्स, रिस और उर्म, ये 4 हिमयुगाएं हैं। ये मेरा क्रम से लिखा हुआ है, इस तरह से क्रम मिलाने को भी आ जाता है कि कौन से क्रम में मिलते हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया है, शायद ये इसमें दिख नहीं रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो गुंज, मिंडर्स, रिस, उर्म, ये जो 4 मुख्य रूप से संरचनाएं बनी, ठीक है, गुंज, मिंडर्स, रिस और उर्म, ये वाला क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक मूल्य, वर्तमान बुद्ध से भूतकाल के क्रम पर आधारित है, इस तरह के क्वेश्चन कथन और उसमें आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। अगर पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।